एवरीवन, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम एग्जांपल नंबर 9 को कवर करेंगे क्योंकि यही एग्जांपल आपका रह गया था। इस एग्जांपल में आपको क्या कहा गया है? एवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power minus x square plus y square dx dy. Hence show that integration 0 to infinity e raised to power minus x square dx is equals to under root pi by 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को एवेल्युएट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये शो करना है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये अंडर रूट पाई बाय 2 के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये इंटीग्रेशन है ना जिसको हमें एवेल्युएट करना है इसको मैं आई मान लेता हूँ। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity यहाँ ना आपकी ये डबल इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो दोनों की जो लिमिट्स हैं 0 to infinity है। ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स डी वाई, ये हमने मान लिया। अब नेक्स्ट टाइम में अब हम क्या करते हैं, देखिए ई इंटीग्रेशन 0 to infinity, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र लिख देता हूँ, मतलब कि इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, डी एक्स डी वाई एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, जो ये e की पावर्स जो है ना इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ मैं e की पावर माइनस एक्स स्क्र अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, और e की पावर माइनस वाई स्क्र अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, और डी एक्स डी वाई एज इट इज। यहाँ जो एक इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में है और एक इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है। तो एक इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्र और इसके साथ ये dx लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जो है ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू x होगी और इस इंटीग्रेशन को मैं y के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ। 0 to infinity e की पावर माइनस वाई स्क्र डी वाई। अब मैं इसको I1 मान लेता हूँ और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, I2 मान लेता हूँ। अब हम मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है और I2 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट कर देनी है और कोई काम नहीं बचा हमारे पास। तो I1 इज इक्वल टू 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र डी एक्स हो गया। ये ना आपको गामा फंक्शन जैसा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है और जो लिमिट्स हैं 0 to infinity हैं। ठीक है, तो इसको हम मतलब कि गामा फंक्शन जैसा लग रहा है, इसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म में ला सकते हैं। गामा फंक्शन आपकी होती क्या है, ऐसी यही होती है ना, गामा एन इज इक्वल टू 0 to infinity एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये आपकी गामा फंक्शन की फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको भी हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, बट यहाँ ई की पावर में माइनस एक्स स्क्र है, हमें चाहिए क्या, ई की पावर में माइनस एक्स, मतलब कि यहाँ एक ही वेरिएबल चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ ना सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ये एक्स स्क्वायर है इसको एक सिंगल वेरिएबल में पुट कर दो, मतलब कि एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट कर दिया, तो मेरे पास I1 क्या आ जाएगा, 0 to infinity ई की पावर माइनस टी आ गया। ठीक है, और जो ये इंटीग्रेशन है उसको हम टी की टर्म्स में लेकर आ रहे हैं, मतलब कि पहले ये जो इंटीग्रेशन थी वो एक्स की टर्म्स में थी ना, अब ये टी की टर्म्स में आ रही है, तो हमें इस डी एक्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये स्टेप मैं बाद में करता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दोनों तरफ मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, डी टी अपॉन 2x आ जाएगी, बट हमें डी एक्स तो डी टी की टर्म में चाहिए, मतलब कि टी की टर्म्स में चाहिए ना, बट यहाँ एक्स भी आ रहा है तो इस एक्स को भी टी की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स के इक्वल्स टू टी है ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट टी आ जाएगा, इसका मतलब एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट टी, तो डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी टी अपॉन 2 अंडर रूट टी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब जो ये x की वैल्यू आई है और जो डी एक्स की वैल्यू आई है उसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे, और साथ के साथ जो ये लिमिट्स हैं ये भी तो चेंज होंगी ना, क्योंकि पहले ये इंटीग्रल x की टर्म्स में था, अब ये t की टर्म्स में होने वाला है, तो जो इसकी लिमिट्स है t के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। तो हम ये लिमिट्स पुट करते हैं यहाँ, पहले मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो जो t की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो देखते हैं, तो x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू भी 0 ही आएगी। ठीक है, तो हमारी जो लोअर लिमिट है वो 0 ही रहेगी। अब मैं x की जगह जब इन्फिनिटी पुट करूँगा तो मेरे पास t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, वो भी इन्फिनिटी आएगी, तो इसका अंदर लिमिट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो 0 to infinity ही रह रही हैं। ठीक है, अब जो ये सारी वैल्यूज हैं हम यहाँ पुट कर देंगे, तो I1 मेरा क्या बन गया, 0 to infinity e की पावर माइनस टी, क्योंकि एक्स के जगह टी पुट करना है। ठीक है, और डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, डी टी अपॉन 2 अंडर रूट टी। नेक्स्ट टाइम में अब आप क्या करो, टी की पावर अंडर रूट टी का क्या मतलब है, टी की पावर 1/2 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to infinity
ई की पावर माइनस टी को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ 2 है नीचे, तो इसको मैं बाहर लिख लिख देता हूँ 1/2 की फॉर्म में, और dt। अब देखो ये जो फंक्शन है ये गामा फंक्शन की जैसा नहीं लग रहा, ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, उसकी पावर n-1 है, यहाँ -12 है, ठीक है। यहाँ e की पावर माइनस में वेरिएबल है और यहाँ भी e की पावर माइनस में वेरिएबल है, तो इसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, ये 1/2 तो एज इट इज, इसको मुझे गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, गामा जो वेरिएबल की पावर में होता है, मतलब यहाँ वेरिएबल t है ना, तो उसकी पावर में क्या है -1/2, तो उसको इस गामा के नीचे लिखो और +1 कर दो, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ 1/2 -12 + 1 क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और गामा, और आपको पता है कि गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो √π होती है, तो आ जाएगा √π, और 1/2 के कारण यहाँ नीचे 2 लग जाएगा। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो √π है। सिमिलरली अब हम I2 के लिए निकालेंगे, I2 निकालेंगे मतलब I2 हमारे पास क्या है, ये है ना, 0 to ∞ e की पावर -y² dy है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये भी जो आएगा वो √π/2 ही आएगा, ठीक है। बस क्योंकि यहाँ बस वेरिएबल का ही तो डिफरेंस है, यहाँ y है ना, और यहाँ क्या था, x था, तो जब x था तब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है √π/2, तो जब वेरिएबल बस एक चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी √π/2 ही आएगा ना। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, सिमिलरली I2 किसके इक्वल आएगा, √π/2 के इक्वल आएगा। और आपको क्वेश्चन में बाद में ये कहा भी गया था ना, शो दैट कि ये जो टर्म है ये √π/2 के इक्वल है, तो आपने इसमें ही शो कर दिया कि जो ये वाली टर्म है ये किसके इक्वल आई है, √π/2 के इक्वल आई है, तो ये भी पार्ट बीच में प्रूव हो चुका है आपका, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है, I2 की वैल्यू आ चुकी है, इस I1 और I2 को इसमें पुट कर दो, आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है √π/2, इसकी वैल्यू क्या है √π/2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आ जाएगा π/4, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या है π/4, इसका मतलब इस पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो क्या है, π/4 है।